हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कल की मूवी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत महाभारत के मैदान से होती है, जहाँ अश्वत्थामा ने उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के परिचित पर ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का पूरा नाश करने का प्रयास किया। इसीलिए सारी चीज़ें देखकर भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा से बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और फिर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाल ली और श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कभी न मरने का श्राप दिया। हालांकि श्राप के साथ अश्वत्थामा को प्रायश्चित करने का एक मौका भी देते हैं। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा कि जब दुनिया के कोने कोने में बुराई होगी और लोगों पर बहुत अत्याचार होगा, तब मैं एक भगवान कल्कि का अवतार लूँगा। श्री कृष्ण ने कहा, मेरा जन्म आसान नहीं होगा। सभी बुरे लोग या बुरी शक्तियाँ मुझे अवतार लेने से रोकेंगी। वो हर प्रयास करेंगी जो उनसे हो सकता है, लेकिन तुम्हें उनको रोकना होगा, तभी तुम श्राप से मुक्त हो सकते हो। उसके बाद कहानी 6000 साल बाद दुनिया के आखिरी शहर काशी पर रुकती है, जहाँ पर गंगा मैया पूरी तरह से सूख चुकी है, जहाँ लोग पानी के लिए तरसते हैं। गरीब लोगों का जीवन का कोई मोल नहीं बचा है। एक और यहाँ कॉम्प्लेक्स के अंदर एक अलग प्रकार का जीवन है, जिसका शासक सुप्रीम यास्कीन है और सुप्रीम यास्कीन की एक बहुत बड़ी फौज है, जिससे टक्कर लेना किसी के बस की बात नहीं है। कॉम्प्लेक्स में अंदर आने के लिए 1 मिलियन यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। कॉम्प्लेक्स में पैसे देकर कोई भी अंदर आ सकता है, जहां पर मानव जीवन का सारा सुख है। कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए कई हंटर काम में लगे हुए हैं, जो लोगों को इनाम पाने के लिए मारते हैं या अपने बॉस को बेचते हैं। इसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स के शासक सुप्रीम यास्कीन को दिखाया जाता है, जो अपने आप को शक्तिमान बनाने के लिए कई सारे अलग अलग तरह का एक्सपेरिमेंट करता है और कई एक्सपेरिमेंट को चलते लड़कियों को कोख में पल रहे बच्चे के सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है। इसी तरह वो लैब में कई लड़कियों को मार चुका है। बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी उसे वो सीरम नहीं मिला जो उसको चाहता है। कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी लड़कियां केवल सुप्रीम यास्कीन के लिए जी रही हैं और यहीं हम पहली बार सुमति को भी देख पाते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स में रहती है लेकिन निगेटिव है। अगर पॉजिटिव होती तो उसे भी सीरम के लिए तैयार किया जाता। तो जो पॉजिटिव होते हैं उन्हें एक मशीन में डाला जाता है, जहां पर सीरम का परीक्षण होता है। अगर सीरम काम का हुआ तो लड़की को रख लेते हैं, नहीं तो लड़की को खाई में फेंक कर मार देते हैं। हालांकि वो सीरम अभी तक नहीं मिला, लेकिन कई लड़कियों की जान गंवा दी है। और फिर हम भैरवा को देखते हैं। भैरवा भी एक हंटर है, वह भी इनामी लोगों को पकड़कर कॉम्प्लेक्स जाना चाहता है। हाल ही में भैरवा को एक 5000 यूनिट का इनाम वाला लड़का मिला है और लड़का भी भैरवा को बहुत बड़ा फैन है, क्योंकि भैरवा अभी तक एक भी फाइट नहीं हारा है। तो फाइट शुरू होती है। काफ़ी देर बाद भैरवा सबको मार देता है। भैरवा के पास बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, जिनकी मदद से उनको आराम से हरा देता है। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स में अभी भी एक्सपेरिमेंट जारी थे। उन्हें एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो कि प्रेग्नेंट होने के बाद 150 दिन तक जिंदा रहे, लेकिन उन्हें अभी तक 90 दिनों तक जिंदा रहने वाली लड़की ही मिली है, जिस वजह से उसका सीरम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो उनके काम का भी नहीं है। साथ ही पता चलता है कि सुमति भी प्रेग्नेंट है, लेकिन यह बात उसने किसी को नहीं बताई। लेकिन मशीनों में चेक करने के बाद भी वो निगेटिव ही थी और सुमति चाहती है कि मैं इस बच्चे को जन्म दूं। हालांकि जो पेट में है उसका कोई पिता नहीं है, ये बस एक सुप्रीम यास्कीन का एक्सपेरिमेंट है। लेकिन फिर भी सुमति उस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वहाँ पर इतनी टाइट सिक्योरिटी है कि आज तक कोई बच्चा जिंदा नहीं बच पाया है। जिसके बाद हम भैरवा के पास रॉक्सी को देख पाते हैं, जो कि भैरवा से अपने उधार पैसे मांगती है और बताती है कि मुझे कॉम्प्लेक्स में जॉब मिल गई है। तो भैरवा कहता है कि मुझे भी कॉम्प्लेक्स जाना है, क्योंकि भैरवा ने बचपन से अभी तक केवल यही सपना देखा है कि मुझे कॉम्प्लेक्स जाना है। तो रॉक्सी उसे वहाँ ले जाती है और वो लोग खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन भैरवा को वहाँ से निकाल दिया जाता है और रॉक्सी को वहीं पर रख लिया जाता है। इसके बाद हम अश्वत्थामा को देखते हैं, जो कि अपने हाथ में एक चमकती हुई मणि लिए रहते हैं और वो समझ जाते हैं कि जिसका इंतज़ार वो कर रहे थे वो समय आ चुका है, यानी कल्कि का अवतार होने वाला है जल्द से जल्द।
और वो समझ जाते हैं कि इसका इशारा क्या है। इसके बाद वो मणि को अपने सिर पर लगा लेते हैं। वहीं दूसरी ओर कॉम्प्लेक्स में एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, लेकिन सुमति वहाँ से किसी न किसी तरीके से वहाँ से निकल जाती है। ये बात जैसे ही कमंडल नाथ को पता चलता है तो वह सुमति के ऊपर 1 मिलियन यूनिट का इनाम रख देता है, जिसके बाद काशी के सभी हंटर उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसके पीछे नहा धोकर पड़ जाते हैं, जिनमें से प्रभास भी होता है। वहाँ के सभी शिकारी सुमति के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन इसी बीच कमंडल नाथ के आदमी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसने अपनी सारी सेना को वहाँ पर पहुँचा दिया था। उसको उनकी लोकेशन का पता चल चुका था, इसीलिए उन्होंने अपनी सेना पूरी भेज दी थी सुमति के पीछे। लेकिन वहाँ पर उनको अश्वत्थामा का सामना करना पड़ा। जैसे ही अश्वत्थामा वहाँ पर पहुँचे, उसने कमंडल नाथ की सेना को तहस नहस कर डाला और प्रभास ने भी वहाँ पर पहुँचकर कमंडल नाथ की सेना को खूब पीटा। लेकिन इसके बाद प्रभास सोच रहा था कि मैं सुमति को यहाँ से आराम से ले जाऊँगा, लेकिन वो वहाँ पर पहुँचता तो है। इसके बाद प्रभास के पीछे से एक हाथ आता है जो कि अश्वत्थामा का होता है। इसके बाद अश्वत्थामा और भैरवा के साथ भयंकर फाइट होती है, जिसमें अश्वत्थामा भैरवा पर बहुत ही भारी पड़ रहा था। लेकिन भैरवा भी कहीं का हार मानने वाला आदमी नहीं था। इसी प्रकार लड़ाई होती गई, फाइट होती गई और अंत में भैरवा हार गया, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी अश्वत्थामा की जितनी। उसके पास कुछ गैजेट से जो अश्वत्थामा को इधर उधर भटका देते थे, लेकिन अंत में अश्वत्थामा ने यह फाइट जीती और अश्वत्थामा सुमति को लेकर अपने घर समाला ले गया, जहाँ पर समाला में बसने वाले व्यक्ति 6000 साल से बारिश नहीं देखी थी। और उसके आते ही, सुमति के आते ही वहाँ पर बारिश होने लगी। तब जाके उनको विश्वास हुआ कि ये वही लड़की है जिससे काल्की का अवतार जन्म लेने वाला है। लेकिन सुमति को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी सेवा पानी हो रही थी, उसका स्वागत पानी किया जा रहा था, लेकिन अश्वत्थामा उसके चारों ओर भंडाता रहा ताकि उसको कोई चोट ना पहुँचे। यहीं पर कमंडल नाथ का एक खास आदमी उससे बताता है कि हमें एक ऐसा हथियार मिला है जिसको छूते ही, यानी तलवार मिली है जिसको छूते ही वो चीज़ भस्म हो जा रही है। यदि इंसान छूता है तो वो जलकर भस्म हो जाता है, और कोई मशीन छूती है तो वो भी ख़राब हो जाती है। इसके बाद हम कमंडल नाथ को देखते हैं जो कि हंटर्स से संपर्क कर रहा था, जो उस सुमति को लेकर आएगा उसको 1 मिलियन यूनिट देंगे। तो प्रभास ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो उसी लड़के के पास जाता है जिसको उसने मूवी की शुरुआत में पकड़ा था, क्योंकि वो समाला का ही था। वो लड़का वहाँ का रास्ता जानता था। उसके बाद भैरवा ने कई प्रकार के हथियार बनाए केवल अश्वत्थामा से लड़ने के लिए। इसके बाद भैरवा समाला पहुँच जाता है, लेकिन अश्वत्थामा भी तैयार होता है और इस बार अश्वत्थामा को थोड़ी समस्या हो रही थी। वहीं पर कमंडल नाथ को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है, जिसके बाद वो अपनी फ़ौज लेकर वहाँ पहुँच जाता है। कमंडल नाथ और उसके आदमी समाला पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सुरक्षा कवच लगा होता है जिससे समाला को कुछ भी नहीं होता। लेकिन उनके सैनिकों के द्वारा बार बार प्रहार करने पर उसका कवच कमज़ोर पड़ जाता है और एक जगह से टूट जाता है, जिससे वहाँ के सैनिक पहुँच जाते हैं समाला के अंदर और उन पे सभी लोगों पर खूब ज़बरदस्त फाइट होती है। इसके बाद कमंडल नाथ के एक आदमी ने अश्वत्थामा पर एक ऐसा यंत्र फेंक दिया जिससे वो जकड़ गए ऐसा कि वो हिल भी ना पा रहे थे, जिससे उनके हाथ से जादुई छड़ी छूटकर भैरवा के पास चली जाती है। और जैसे ही भैरवा उस जादुई छड़ी को छूता है तो उसके अंदर कर्ण की आत्मा आ जाती है। कर्ण की आत्मा आते ही भैरवा सभी सैनिकों को मारने लगता है और देखते ही देखते कमंडल नाथ के सभी सैनिकों को मार गिराता है। उन सभी सैनिकों के मरते ही भैरवा के हाथ से जादुई छड़ी छूट जाती है और वो बेहोश हो जाता है और फिर वो अपने असली रूप में भैरवा के रूप में आ जाता है, जिससे उसको कुछ भी याद नहीं रहता है और वो सुमति को लेकर के वहाँ से चला जाता है। लेकिन अश्वत्थामा वह सब देखता ही रहता है और कुछ नहीं कर पाता।
वो देखने के अलावा कर भी क्या सकता है, क्योंकि वो एक यंत्र से जकड़ा हुआ था। उसकी सारी शक्तियाँ असली थी। इसके बाद हमें सुप्रीम यास्मीन को दिखाया जाता है, जिसने उसके पेट का परीक्षण करके एक बूंद सीरम निकाल लिया था और वो उसके सीरम पड़ते ही वह बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। इसके बाद ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो